हेलो क्लास। तो आज मैं वापस आ गया हूँ अपने साथ एक और नई वीडियो लेकर। अकाउंटेंसी क्लास 11, वही हमारा सेम टॉपिक पर चैप्टर अलग। चैप्टर है आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और जिसका हम स्टार्ट करते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन वगैरह हमारा हो ही चुका है, तो मेरे इंट्रोडक्शन में खैर रखा ही क्या है। इंट्रोडक्शन तो हमारा अकाउंट से हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर का पहला टॉपिक। हाँ, दूसरा चैप्टर पहला टॉपिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, तो पहले ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं। इन बिजनेस वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स आर यूज्ड। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दे आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बिजनेस ट्रांजैक्शन तो सिंपल भाषा में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in the books of accounts of an enterprise। छोड़ो, इसको मत पढ़ो, ठीक है। मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो हमारे बिज़नेस में जितना भी लेना देना होता है ना, लेना देना ऑफ मनी और मनी रिलेटेड, ठीक है। हमारे बिज़नेस में जितना भी लेन देन होता है, चाहे वो मनी हो चाहे वो मनी रिलेटेड हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ गया, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, यानी कि डेटर से मिलना या क्रेडिटर को दे देना, या परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फर्नीचर, मशीनरी वगैरह वगैरह। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बैंक में जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है उसका, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो हम डिविडेंड देते हैं उसका पेमेंट। तो ये सब हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आ गया, ठीक है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ कंसर्न विद मनी और मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम थिंग जो मैंने बताई। इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम थिंग जो मैंने बताई। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन, ऑफ कोर्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में फ़र्क डाल देता है। पैसा लेना हुआ एसेट प्लस, ठीक है। देना हुआ लाइबिलिटी, एसेट नहीं, हाँ, लेना हुआ तो एसेट प्लस, देना हुआ तो एसेट माइनस, ठीक है। दूसरा, अगर उधार लेना हुआ तो एसेट तो प्लस लेकिन लायबिलिटीज़ भी प्लस। उधार देना हुआ तो एसेट तो प्लस लेकिन एसेट प्लस नहीं, हाँ, एसेट माइनस होगा। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो एसेट माइनस होगा हमारा एक तरफ से, लेकिन जो हमारा डेटर होगा, डेटर, तो हमारी एक एंट्री होगी डेटर की, जो कि होगा हमारा अल्टीमेटली एसेट ही। तो एक तरफ यहाँ माइनस हो जाएगा, एक तरफ यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, कैश माइनस हो गया, जो डेटर है वो प्लस होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म। ऑफ कोर्स सेम चीज़ जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं, यही सारी अकाउंटिंग इक्वेशन में
यही सारी चीज़ें अकाउंटिंग इक्वेशन में फ़र्क डालेगी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वही हो गया कि हम एसेट का एक तरफ प्लस कर रहे हैं, एक तरफ माइनस कर रहे हैं, नाम बदल के। ठीक है, और एसेट का प्लस कर रहे हैं, फिर लायबिलिटी का प्लस कर रहे हैं, और एसेट का माइनस, एसेट का प्लस, नाम बदल बदल के, वही सब, लेकिन अलग अलग तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट ऑफ टू साइड, रिसीविंग डेबिट एंड गिविंग क्रेडिट, सेम थिंग जो मैंने बताई। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू साइड, रिसीविंग। ठीक है, यानी कि रिसीविंग यानी कि डेटर। अब इसी को उल्टा कर दो। ठीक है, मतलब उल्टा नहीं, इसे फॉरवर्ड कर दो। डेटर पेड हिज ड्यूज। तो अब हम इसे प्रोसीड कर देंगे, तो यानी कि हमारा एक एसेट प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारा कैश बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा एक एसेट माइनस भी हो जाएगा। कौन सा? कैश तो बढ़ जाएगा, लेकिन डेटर माइनस हो जाएगा, कैश प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ख़त्म ये। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू इट्स टोटल लायबिलिटीज़, यानी कि एसेट प्लस लायबिलिटीज़ हो जाना। एसेट नहीं, हाँ, एसेट प्लस नहीं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो जाना चाहिए। अब आप इसमें कहोगे कि नहीं सर, फार्मूला तो गलत है। हमने फार्मूला तो ये पढ़ा है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल का भी हम आगे पढ़ेंगे, तभी बताऊंगा। इसे सस्पेंस ही रखो अभी अब। ठीक है, तो आप एक फार्मूला तो यही याद रखो कि एसेट प्लस क्यों लगा देता हूँ मैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। हाँ, द नेचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज केयरफुली एनालाइज सिंस इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस यूनिट। यस, अब आगे बढ़ जाते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट। इंटरनल ट्रांजैक्शंस यानी कि जो बिज़नेस के अंदर ही अंदर लगती हैं, किसी बाहर वाले का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारी जो है वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो गई। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हो गई, जो कि हमारी हो गई किसी बाहर वाले के साथ, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल्स ऑफ सर्विसेज। ठीक, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडेड, या डेटर पेड इज ड्यूज। ठीक है, डेट पेज इज ड्यूज, या फिर ठीक है, या फिर क्रेडिटर ने जो है वो अपने ड्यूज़ ले लिए, जो ड्यूज़ रह गए थे हमारे पास वो ले लिए। ठीक है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, ये आ गया। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि क्रेडिट पे भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेटर और वो कैश वाला सेम थिंग। A transaction may be a cash transaction or a credit transaction when the amount is transacted। जब अमाउंट सीधा ख़त्म हो जाए तब। लेकिन अगर क्रेडिट होगा, और क्रेडिट की पहचान कैसे होगी तो मैं बता दूंगा। ट्रांजैक्शन में बी एक्सटर्नल बिटवीन अ बिजनेस एंटिटी एंड अ सेकेंड पार्टी। अ सेकेंड पार्टी कैन बी अ बिजनेस, कैन बी अ पर्टिकुलर पर्सन, कैन बी अ पर्सनल कंपनी और समथिंग, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में भी एक्सटर्नल गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जेड, और इंटरनल डज नॉट इन्वॉल्व सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने इसमें बताया, जो बिज़नेस के अंदर अंदर ही चलता रहता है, डेप्रिसिएशन चार्ट और मशीनरी, सेम थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब किसी को नोट तो नहीं करना, वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, नोट्स नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। लिखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी चैप्टर 5 से।
चैप्टर 5 से आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको बस ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में डालनी है। अकाउंट, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। समझो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, याद है आपको? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, हिसाब किताब सिंपल इतना। तो इससे अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस इतना समझो। अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से सैलरीज, telephone expenses, electricity expenses, etc., or a particular head, say asset, liability, etc. It is not only shows the amount of transaction but also shows their effect and direction. कैपिटल, अब आया टॉपिक कैपिटल का। कैपिटल अब मैं बता दूँ, चलो पहले से पढ़ लेते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइजेस बाय प्रोप्राइटर, यानी कि वो पैसा जो कोई पर्सन बिजनेस में लगाता है। ठीक है, वो पैसा जो कोई पर्सन बिजनेस में लगाता है। ठीक, ये हो गया हमारा कैपिटल। अब कैपिटल का जो मैंने आपको बताया था कि हमारा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, फार्मूला क्यों होता है वो अब मैं बताता हूँ। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी बिकॉज कैपिटल, आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा या जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा है, या एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये वाला तो हो गया ना। हाँ, और आपने एक पढ़ा होगा ये वाला, यही वाला, अगर एसेट में से लायबिलिटीज़ निकाल दो तो कैपिटल रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दो फार्मूले हो गए। ठीक है, अब समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, कैपिटल जो है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग सा होगा, लेकिन कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी ही होती है। सोचते हैं कि कैपिटल जो है वो बिज़नेस का पैसा, नहीं, बिज़नेस के लिए कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है। क्योंकि जो कैपिटल होता है ना, वो हमारा एक बिज़नेस ने उधार लिया होता है। किससे? किसी पार्टनर से, किसी सोल प्रोप्राइटर से या शेयर होल्डर से। वो उधार लिया हुआ पैसा होता है, वो कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कभी भी किया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो किया जाएगा और वो सारा किया जाएगा। यानी कि नेट प्रॉफिट लगने के बाद हमारा कैपिटल जो है वो प्लस हो जाएगा, कैपिटल राइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तब भी सारा का सारा ही प्रोप्राइटर के पास जाएगा, उसमें से बिज़नेस का कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो जो नेट प्रॉफिट होगा ना, वो प्रोप्राइटर का इंटरेस्ट हो जाएगा।
चाहे तो बिजनेस इंटरेस्ट भी दे सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली सारा पैसा प्रोप्राइटर का है, बिजनेस का अपना उसमें कुछ भी नहीं है। बिजनेस ने तो उधार लगाया है उसमें, ठीक है। बिजनेस का तो कुछ है ही नहीं ना, बिजनेस ने तो उधार ले रखा है। तो इतनी सारी जो मैंने ये बात बोली है, ये आप समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से। अपने दिमाग में डालिएगा। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनीज के कंट्रीब्यूटर्स, बिजनेस के नहीं, कंपनीज के। शेयर होल्डर्स का केस कंपनीज में आएगा, बिजनेस में नहीं आएगा। बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप एक ही बात है। पार्टनरशिप बिजनेस होता है, ठीक है। और जो है वो कंपनीज होती है। और जो है जॉइंट वेंचर, और हिंदू एंड फैमिली फैमिली बिजनेस, ठीक है, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। ये आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं ओन कैपिटल के और नाम पे। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है, ये वाला नेटवर्थ भी बोला जाता है, और इंटरनल लायबिलिटी भी। ये लिख सकते हो आप, या दिमाग में अगर याद रख सको तो रख लो, ये ज़्यादा अच्छी बात होगी कि एक बार दिमाग में लिख गया तो फिर तो भूल ही नहीं सकते। इंटरनल लायबिलिटी होती है। अब आ जाते हैं ड्राइंग्स पे। ये आपका फार्मूला रहेगा कैपिटल का। एक तो ये फार्मूला रहेगा, एक ये फार्मूला रहेगा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, ठीक है। और एक ये फार्मूला भी रहेगा, एसेट एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और लायबिलिटीज़ में याद रखना एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ठीक है, नॉट इंटरनल लायबिलिटीज़, ये इंटरनल हो गई। लिख देता हूँ, कभी भूल जाओ, याद रखना। इस चीज़ को आप लिख सकते हो, छोटे छोटे की पॉइंट्स है ना, जैसे कि ये सब आप लिख सकते हो। अब आ जाते हैं ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स
इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन। ड्राइंग्स यानी कि यार सीधी सी बात है, देखो जो अमाउंट हमारा हम बिज़नेस से निकाल लेते हैं वापस, प्रोपराइटर हो गया, पार्टनर हो गया, वो अमाउंट जो उसकी पर्सनल लीड के लिए बिज़नेस से निकाल लेता है। अब वो अमाउंट हो सकता है, वो गुड्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सिर्फ गुड्स नहीं, वो फर्नीचर भी हो सकता है ऑफिस का, वो ऑफिस की पर्सनल कार भी हो सकती है, वो ऑफिस का सोफ़ा भी हो सकता है, वो ऑफिस का पेन भी हो सकता है, वो कुछ भी ले सकता है, ठीक है। ड्राइंग्स कैन बी ऑफ एनी फॉर्म विच इज़ यूज्ड इन बिजनेस, एनी एसेट। तो ये बात आप समझ गए। लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। लाइबिलिटीज़ मीन अमाउंट ओड, यानी कि जो हमें देना है, जो हमने उधार पे ले रखा है, जो हमें देना है। लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। प्रोप्राइटर और ओनर, क्या बात हो गई है, वही बात हो गई ना, कैपिटल वाली जो मैंने बताई थी अभी, सेम बात है। लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर और पार्टनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्स एट इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी सेम बात आ गई। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर दैट इज अदर दैन द ओनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सेम बात हो गई जो मैंने अभी बताई, ये कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी और ये वाली अदर liabilities, external liabilities. External liabilities arises because of credit transactions और loans taken। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये बुक में आप मार्क कर सकते हो। Examples of external liabilities are creditors, bank overdraft, long term borrowings, other liabilities। अदर लाइबिलिटीज़ में भी आपको अभी पता चलेगा। लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के भी दो तरह होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो कि हमारी एक साल से, कौन सी, पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक साल से ज़्यादा के टाइम पर हम दे सकते हैं, वो हमारी हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो हो गई जो हमें 12 महीने से पहले पहले ही देनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म्स लोन हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब आ जाते हैं एसेट्स पे। पेज नंबर 4 गायब है, 4 गायब है, 4 गायब है। रुको अभी इसको लेकर आते हैं। हाँ भाई 4 कहाँ भग गए आप, हैं जी, दिखाई नहीं दे रहे आप। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे करेंगे आपके बिना। चलो पहले 4 पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इस पर। क्लासिफिकेशंस ऑफ लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी। कंपनीज के केस में कैसे क्लासिफिकेशंस किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013। करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी it if it satisfy any of the following criteria: expected to be settled in the company's normal operating cycle or held primarily for the purpose of being traded. It is due to be settled within 12 months after the reporting date. The company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period. Non-current liabilities are those liabilities which are non-current liabilities.
बताओ कितनी सिंपल भाषा में लिखा है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ जो करेंट लायबिलिटीज़ नहीं होती। सिंपल, ख़त्म। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। ये बात आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, देख लिख के पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे समझाने जैसा कुछ है नहीं। कंपनीज अकाउंट इस पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास ट्वेल्थ में आपका कंपनीज अकाउंट बहुत डिटेल में आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्वेल्थ 11th। एसेट्स आर प्रॉपर्टीज। एसेट्स आर प्रॉपर्टीज, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। अभी ये टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट क्या होता है ये अभी हम पढ़ते हैं। ओन्ड बाय एन एंटिटी ऑफ एंटरप्राइज, दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज of the business. In other words, anything which will be enable the firm to get economic benefit in the future is an asset. Example: assets are land, building, machinery, furniture, stock, debtor, cash, bank balance, trademark, copyright, goodwill, etc. कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ जो बिजनेस को फ़ायदा दे रहा हो या फ़ायदा दे। यानी कि एक एसेट हमारा ये भी हो गया। सुनो सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। एसेट का मतलब आपको पता चलेगा बहुत अच्छे से। देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 से लेकर 2023 तक, ठीक है। ये मेरा फाइनेंशियल पीरियड चल रहा था। इसमें मैंने, या नहीं, और अच्छे से समझ में आएगा, इसे हटा देते हैं। 2023 से लेकर 2024 तक, अब ये मेरा फाइनेंशियल पीरियड चल रहा है अभी करेंटली, ठीक है। अब मान लो मेरी कंपनी में टेलीफोन का बिल जाता है, ठीक है। मेरी कंपनी का जो है टेलीफोन चार्जेस जाता है। अब मैंने क्या सोचा कि भैया मैं हर साल देता हूँ, हर साल जो है ना 100 रुपये बढ़ जाते हैं। मैंने सोचा चलो इस बार ना पहले दे देता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, ना 2023 से 24 तक का तो दे दिया। ये तो मेरा एक्सपेंस हो गया नॉर्मल। लेकिन 2024 से लेकर 25 या 26 या 30 कभी तक का भी मैंने अपना टेलीफोन का बिल भी दे दिया, ठीक है। मैंने ऑल एडवांस में रिचार्ज करवा लिया, बिल नहीं, रिचार्ज हुआ है मेरा, और मैंने एडवांस में रिचार्ज करवा लिया 30 तक रिचार्ज करवा लिया है। अब ये वाला तो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन जो ये है ना, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है। अब मुझे पता है कि मेरी कंपनी जो है वो अभी तो चलने ही वाली है, और आने वाले 70-80 साल जो मेरा बिज़नेस है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो मैंने ये देखा और मैंने जो है वो ये एक्सपेंसेस दे दिए ऑलरेडी एडवांस में, और ये मेरे होगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जो मैंने कभी आने हैं, फ्यूचर में कभी भी आएंगे। यानी कि ये अभी ये तो आ गए, ये नहीं आए, लेकिन ये आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। जब 23-24 चल रहा है, 24-25 चलेगा, ठीक है। 25-26 चलेगा, 26-27 चलेगा, 27-28 चलेगा, 28-29 चलेगा, 29-30 चलेगा। 30 से आगे अभी हमने करवाया नहीं है, ठीक।
लेकिन 30 तक ये जो चलेगा ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। और जैसे जैसे मेरा ये एक एक साल आता रहेगा तो मैं एक साल का वो निकाल लूँगा कि मैंने इतने साल का करवा रखा है इसको इंक्लूड करके, और मेरा फिर एक साल का कितना है, फिर मैं उसको एक साल को बार बार अपनी बुक से एसेट हटा दूँगा और एक्सपेंसेस बना दूँगा। अभी ये हमारा खर्चा नहीं है, खर्चा दे दिया है पर खर्चा है नहीं है अभी हमारा। अभी हमारा एसेट बन जाएगा ये, कि ये इन फ्यूचर आएगा, अभी नहीं आया, आएगा, लेकिन मुझे तब देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस टाइम पे मेरा कैश कम हो गया होगा, या बैंक जो भी है ना, जो भी आप कह लो, मेरा कैश या बैंक कुछ कम हुआ होगा। अब उसको दिखाने के लिए कहीं पे, क्योंकि होगा तो ये एक्सपेंसिव, अल्टीमेटली एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये जस्ट बिकॉज कि मेरा बैंक या कैश कम हुआ है लेकिन ये एक्सपेंस है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, तो इसको मुझे एज अ एसेट ही दिखाना पड़ेगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट ही रहेगा। बस कैश की एक तरह से मान लो कि फॉर्म बदल गई, ठीक है, कैश ही है ये मेरा, बैंक और कैश, लेकिन कैश की फॉर्म बदल गई। अब आ जाओ एसेट के दूसरे तरह पे। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। Assets are property or legal right owned by an individual or a company to which money value can be added attached। ये सब बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, ये आप मेरे बिना भी पढ़ के कर सकते हो। जस्ट अ मोमेंट क्लास, मैं पानी पी लूँ। यस, बोलते बोलते पूरा गला सूख जाता है। What emerges from the above definition is that an asset should have the following characteristics, यानी कि इट शुड बी ओन्ड प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस, बिजनेस का होना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड एसेट होना चाहिए या जो भी होना चाहिए वो बिजनेस का होना चाहिए ऑफिशियली, किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए उस पर, प्रोप्राइटर का भी नहीं होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए, तब तक ही वो बिजनेस का एसेट कहलाएगा। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, मनी टर्म्स में होना चाहिए। इट शुड बी केपेबल टू बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, सेम मनी टर्म्स में होना चाहिए, मनी टर्म्स में होना चाहिए, सेम बात दो बार लिखी हुई है। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट एसेट, सेम चीज़ करेंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। तो करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट आप लोग जानते हैं क्या होते हैं। नॉन करेंट एसेट वो एसेट्स जो हमारे 12 महीने से ज़्यादा के लिए रहते हैं, यानी कि एक साल से ऊपर के लिए, यानी कि 1 फाइनेंशियल पीरियड के लिए या उससे ज़्यादा। फिक्स्ड एसेट्स हमारे नॉन करेंट एसेट का एक टाइप है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में हमारे आते हैं दो तरीके, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल होते हैं हमारे जो कि यानी कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट ये हो गया हमारा पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, छू सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। गुडविल को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट्स को ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, मतलब उनके कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, होते हैं वो लेकिन कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं, उनका कोई स्वरूप नहीं होता। करंट एसेट्स वही जो 12 महीने से पहले ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि कैश, बैंक, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म डेटर्स, शॉर्ट टर्म डेट्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट्स, short term debts. Fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible. They are losses not written off in the year in which they are incurred, but in more than a one accounting period. यानी कि वही fictitious assets, वही जो मैंने बताया ना, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस हो गए। फिक्टिशियस एसेट्स एक्सपेंसेस नहीं है, लॉसेस हैं, लेकिन वो तब नहीं लिखे जाते कि जब वो इनकर किए जाते हैं, जब बल्कि दूसरे उसके लिए लिखे जाते हैं वो। इन केस ऑफ फर्म, एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट और लॉस, इशू ऑफ डिवेंचर, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड इन द केस ऑफ कंपनीज। कम क्लासिफिकेशन ऑफ, ये आप पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, इसमें मेरे समझाने जैसा कुछ है नहीं, सेम बातें लिखी हैं, पढ़ के आप समझ जाएंगे। रिसिट्स पे आ जाते हैं। रिसिट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। रिसिट हमारा वो अमाउंट होता है या रिसीवेबल अमाउंट होता है जो हमारा कुछ बेचने पर, चाहे वो हम एसेट बेचें, गुड्स बेचें या सर्विसेज बेचें, इन सब को बेचने पर हमें मिलता है। ठीक है, वो हमारे हो गए रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सच सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड डिपॉजिट, दीज आर नॉन शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स हो गए जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैपिटल रिसिट। इज द अमाउंट और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एंटिटी, फॉर एग्जांपल रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन टेकन। ये वो अमाउंट होता है जो हमारा बैलेंस शीट में होता है, यानी कि बैंक को हमने उधार दे रखा है, ठीक है, या फिर बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट, लोन टेकन, मशीनरी, ठीक है, ये सब ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट हो गए जो बैलेंस शीट में से इफेक्ट डालेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट नहीं डालेंगे, जो बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी डालेंगे, लेकिन वो तब जब प्रॉफिट होगा, वैसे नहीं डालेंगे। और ये इनकम टैक्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द केस ऑफ एनपीओ, ये एनपीओ आपका 12th में आएगा, तो अभी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी आपका टॉपिक ही नहीं है, और ये आगे चल के आपका बहुत दिमाग खपाने वाला है। लेकिन अगर समझ के किया जाए तो ये 11th के अकाउंट जैसे ही है, लेकिन वही कि बहुत दिमाग जाएगा इसमें आपका, तो इसीलिए आप तभी पढ़ें तो अच्छा है। मैं अभी आपका इसमें दिमाग नहीं लगवाने वाला।
एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर यानी कि वो जो स्पेंड करते हैं या लाइबिलिटी इनकर होती है एसेट्स पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मशीन खरीदी, मेरी मशीन है, 1 लाख की मशीन है मेरी, ठीक है, मेरी 1 लाख की मशीन है, 20,000 मेरा इस पे इंस्टॉलेशन गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस और जो है तो मेरी मशीनरी की कॉस्ट हो गई 1,20,000, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये जो मैंने 20,000 खर्चा किया है ना, ये तो मशीनरी का हो गया प्राइस, लेकिन ये जो 20,000 है ये मेरा हो गया कैपिटल एक्सपेंसेस। अभी मैं इसे बताऊंगा अभी डेफिनेशन में, लेकिन फॉर एग्जांपल के साथ जब समझाया जाए ना तो बहुत मज़ा आता है। अब जो है, अब मैं बताता हूँ रेवेन्यू का। तो कहाँ है, हाँ ये अब आ जाते हैं रेवेन्यू पे। अब मान लीजिए मेरी एक मशीन है, यही वाली मान लीजिए, ठीक है, ये मेरी चल रही है, ये खर्चा हुआ था एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन मैंने 5,000 रुपये इस पे रिपेयर करवा लिया, बीच में काम नहीं कर रही थी, ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने 5,000 रुपये इसको रिपेयर करवाने में लगवा दिए। ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब थोड़े लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो अब उन लोगों के लिए मैं बताऊं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंस परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, कम, ये सब। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट विच इज़ कंज्यूम्ड और एक्सॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि बीच में जो ख़राब हुई थी तो मैंने सही करवाई अकाउंटिंग। इट हैज़ डायरेक्टली रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, ये सब एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये रिपेयर भी इसी में आ जाता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप एंटरप्राइजेस इन द एक्सपेंसेस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे सीधा जाते हैं किस में, लिखा ही नहीं है यहाँ पे, बच्चों को बताना ही नहीं चाहते भाई। चलो ये फाइनल अकाउंट्स में पढ़ाएंगे फिर शायद आपको, तो मैं तभी बताऊँगा।
Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is a revenue expenditure in nature, but it is written off in more than one accounting period because it is estimated that benefit of such expenditure will incur in more than one financial year. For example, large advertising expenditure that will give benefit for more than one accounting period. हाँ, तो ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ये बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ ही है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर जो हमारे को एक साल से ज़्यादा, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज़ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश receivable or other consideration arriving in the course of ordinary activity of the enterprise from the sales of goods, the rendering of services, and from the use by other of enterprise resource yielding interest, dividends, etc. ये हमारा इनकम का फॉर्मूला हो गया। एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि कॉस्ट इनकर्ड एक्सपेंसेस। अगर हमारी रेवेन्यू यानी कि जितना मेरे पास कैश आया उसमें से मैंने खर्चे माइनस कर दिए तो मेरी इनकम आ गई ना, कि मैंने कमाया कितना। मेरे पास जितना टोटल कैश आया उसमें से मैंने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो मेरे पास टोटल इनकम आ गई मेरी, कितना आया। हो ही गया बस, ये चैप्टर भी ओवर। बैड डेट्स हमारे जो है वो एक्सपेंसेस में आ जाते हैं क्योंकि वो हमें खुद इनकर करने पड़ते हैं। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट से इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब हमारे एन एक्सपेंसेस चार्ज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हैज़ बीन पेड फॉर 1 ईयर बिगनिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, यानी कि हमारे वो एक्सपेंसेस जो देने थे पर दिए नहीं अभी तक, जो देने थे पर दिए नहीं अभी तक, ये होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, याद है मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था स्टार्टिंग में, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक चीज़ का एग्जाम्पल लेके बताया था, तो ये सेम चीज़ वहीं आ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ओ पीछे पुल्स का सायरन बज रहा है भाई। यहाँ पे नोएडा में भी लोग पुल्स आ गई भाई, पुल्स आ गई करते रहते हैं। Income is the profit earned during an accounting period. In other words, the difference between income का फॉर्मूला revenue minus expenses, पीछे ही तो पड़ा है ये रहा। तो इनकम वही बात आ गई, इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। वही मैंने बताया कि रेवेन्यू जितना मेरा पैसा आया उसमें से खर्चे माइनस कर दूंगा तो इनकम आ जाएगी। इनकम वो पैसा जो मैंने कमाया है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू इज टर्म्ड एज इनकम, इसमें भी कुछ खास ऐसे बताया नहीं है, तो इससे अच्छा मैंने जो बताया था वही सही है, कंफ्यूज मत होना। इनकम वो पैसा जो मेरा जितना पैसा आया उसमें से खर्चे माइनस कर दिए तो जो बचा वो मेरी इनकम हो गई। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। प्रॉफिट वो पैसा हो गया जो बिजनेस ने कमाया।
ध्यान रखना, कमाया फॉर प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज. रेवेन्यू से जो हमें इनकम होती है, इनकम नहीं मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो सेल्स वगैरह से हमारा जो रेवेन्यू आता है वो. और नेट प्रॉफिट हमारा वो हो गया, नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू ऑफ एंटरप्राइज. यानी कि जब हमारा ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जो हमारी सेल्स वगैरह में से जो रेवेन्यू आता है उसमें से हम डायरेक्ट कॉस्ट हटा देते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि वेजेस हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हो गए, और फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वेजेस हो गया ना, और कैरेज हो गया, ये सब. these are some kind of direct cost for our manufacturing goods. ठीक है, हटा दूँ हम इसे. वैसे तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, इतने स्मार्ट तो आप लोग. गेन इज़ द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी. यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो हमारा गेन है. समथिंग अदर देन द डे टू डे नहीं अर्निंग. तो गेन हमारा वो नहीं है एक्चुअली में. ओके, गेन हमारा वो है जो डे टू डे अर्निंग से हम करते हैं. यानी कि सेल ऑफ लैंड और मशीनरी. या मतलब मेरी एक मशीनरी थी, मैंने वो बेच दी, मेरी डेप्रिसिएशन लगी, डेप्रिसिएशन लग लग के पता चला मेरी वो मशीनरी 20,000 की है, ठीक है. लेकिन मेरी वो मशीनरी 40,000 की बिक गई. वैसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं ना, वो सिर्फ एजम्पशन बेस्ड होती है. वो एक्यूरेट नहीं होती डेप्रिसिएशन कभी. तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रेट्स पे. लेकिन प्रॉफिट मान सकते हैं हम, नहीं भी मान सकते, लेकिन बेसिकली वो प्रॉफिट ही माना जाता है, गेन्स ही माना जाता है. तो गेन्स हमारा वही मनी हो गया. तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये हमारे इस पे से आए ना, ये हमारे गेन्स हो गए. ये क्लास फ़िलहाल मैं रात को सुबह 4:13 AM, तो देख सकते हैं आप, अभी भी मैं सोया नहीं हूँ और आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो ये हमारे गेन्स हो गए. लॉस हो गए हमारे. लॉस इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू. यानी कि जितना हमारा एक्सपेंसेस है ना, अगर वो बढ़ जाता है, वो भी इतना ज़्यादा कि वो रेवेन्यू से भी ज़्यादा ही बढ़ जाए, रेवेन्यू कम हो और ये जो है वो बढ़ता चला जाए, तो जो वो एक्सेस जो अमाउंट है ना, ये हमारे लॉसेस हो जाएंगे. क्योंकि हमने इतना कमाया ही नहीं, हमारे पास इतना कैश भी नहीं आया. कमाना तो छोड़ो, इतना कैश भी नहीं आया कि जितना हमारा चला गया. अब आ जाते हैं परचेजेस पे. Purchases. The term purchases is used for an account to record purchases of goods or raw material for resale or for producing products. ठीक है.
परचेजेस हमारा वो सामान हो गया जो कि यानी कि रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट गुड्स या फिर वो सामान जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए ख़रीदा है फर्दर या डायरेक्ट बेचने के लिए। परचेजेस दो तरह की हो सकती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस। परचेज रिटर्न हो गया यानी कि जैसे कि मैंने कोई सामान ख़रीदा 10,000 का, मैंने सामान ख़रीदा 10,000 का, मैंने इसमें से मैंने इसमें से 2,000 का सामान ख़राब निकल गया तो वो मैंने वापस कर दिया, तो वो मेरा परचेज रिटर्न हो जाएगा, वो 2,000 बस। ठीक है, ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। कभी हमारा ना एग्ज़ाम में ऐसे ट्रिक कर देते हैं, परचेज रिटर्न बोल देंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। सेल्स में भी आता है यही, दो तरह की सेल्स होती हैं, एक तो कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स, और सेम थिंग होती है सेल्स रिटर्न के लिए। सेल्स रिटर्न हो गया और सेल्स इनवर्ड हो गया। सेल्स रिटर्न इनवर्ड मतलब जो बाहर गया था वो वापस आ गया, जो बाहर गया था वो वापस आ गया। बाहर क्या गया होगा, जो सेल किया होगा, वापस क्या होगा, सेल्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न का समझो, परचेज रिटर्न में रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि रिटर्न क्या आउटवर्ड गया होगा, जो हमारा इन आया होगा वही हमारा गया होगा। तो यानी कि परचेज जो हमने ख़रीदा होगा हमारे पास आया होगा, परचेज रिटर्न यानी कि परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू अर्नड बाय एन एंटरप्राइज फर्म फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जितना हमने सामान ख़रीदा सेल वगैरह की, उसमें से जो हमारा पैसे आए वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। गुड्स यानी कि हमारा स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि गुड्स हमारा वो होता है जो हमारा स्टॉक होता है। बिज़नेस के टर्म्स में हम स्टॉक नहीं बोलते डायरेक्टली, हम सिर्फ गुड्स बोलते हैं। स्टॉक, इन्वेंट्री, वो सामान जो हमारा या तो ओपनिंग स्टॉक होता है, एक तो एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। स्टॉक इन्वेंट्री इज टैंजिबल एसेट पर्पस बिजनेस गुड्स मेंट फॉर सेल। स्टॉक इन्वेंट्री में भी ओपनिंग स्टॉक इज़ द वो स्टॉक जो हमारा स्टॉक इन हैंड होता है और बिजनेस फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जो हमारा होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और जो पर ख़त्म होने पे होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। और दूसरा जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक, स्टॉक और इन्वेंट्री में भी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। स्टॉक गुड्स और इन्वेंट्री इन केस ऑफ a trading stock concern company's stock comprises stocks
of goods remaining unsold. In the case of manufacturing concern, it comprises processed goods manufactured for purpose of sale. It is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. हमारा जो goods होते हैं ना, हमारे जो goods होते हैं वो हमेशा उस वैल्यू पे, ना वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे माने जाएंगे, ना वो कॉस्ट पे माने जाएंगे, वो हमेशा उस पे माने जाएंगे विच एवर इज़ लोअर, यानी कि जो हमारा कम होगा उस पे ही माने जाएंगे. अगर कॉस्ट कम है और नेट रिलाइजेबल वैल्यू मार्केट की ज़्यादा है तो हम कॉस्ट पे मानेंगे. अगर नेट रिलाइजेबल वैल्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो हम इस पे मानेंगे. हम कम से कम वो मान के चलते हैं हमारे स्टॉक की कि हमारा कम से कम इतना बिकेगा. अच्छा, अब इसकी वजह से ना हमें फ़ायदा हो जाता है बुक्स में, तो ये हम आगे बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है. जो आगे चल के सीए करेंगे ना उनको पता रहेगा इस बारे में. तो ये काइंड ऑफ ब्लैक मनी के काम आता है. स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. It comprises the stock of raw material used for manufacturing of goods using unused of goods lying unused. Raw material stock of और inventory of raw material. रॉ मटेरियल हमारा वही हो गया जो हमारा प्रोडक्शन के लिए आया होता है फर्दर. वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, यानी कि मेरा जो रॉ मटेरियल मशीनरी में है, यानी कि प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में है ना, वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया. प्रोग्रेस. ये भी विच एवर इज़ लोअर, सब कुछ विच एवर इज़ लोअर. ट्रेड रिसीवेबल, इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स or services rendered in ordinary course of business. Stating differently, it is the amount due from the customers of the enterprise. Trade receivable, it is the amount receivable for sale of goods or services rendered in the ordinary course of business. Stating differently, it is amount due from the customers of the enterprise. यानी कि ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट हो गया जो हमारा डेटर से मिलता है ना. डेटर ने हमसे उधार पे, हमने सेल कर दी उधार पे, उससे हमें लेना है. तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल हो गया. ठीक है, देखो ये लिखा ट्रेड सम टोटल ऑफ डेटर एंड बिल्स पेबल. ये डेटर एंड बिल्स पे रिसीवेबल. पेबल तो वो हो गया लायबिलिटी. ट्रेड रिसीवेबल आर डिफाइंड इन सच शेड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट. ये भी आप खुद पढ़ लेंगे, इजी है. ट्रेड पेबल वही जो हमने देना है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, सेम बात हो गई. कैश कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a specified article, product और activity. कॉस्ट हमारी हो गई. जो हमारा खर्चा होगा, जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया ना, उस पे जो खर्चा होगा, उस खर्चे को मिला के जो उसका टोटल बैठेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. यानी कि 2 रुपये, मान लो मैं एक पेन बना रहा हूँ तो उस पेन की कीमत है 5 रुपये. 5 रुपये मार्केट कीमत है, लेकिन मुझे कॉस्ट पड़ी है 3 रुपये बनाने की. तो उस 3 रुपये में मेरे को मान लो कि 20 पैसे की टिप पड़ गई. ठीक है, और 3 रुपये की जो कॉस्ट है, तो 2 रुपये का मेरा पेन का जो है कवर बन गया, और 1 रुपये की जो है कवर, 2 रुपये का कवर बन गया और अंदर की रिफ़िल का वो कवर बन गया, और 1 रुपये की जो है उसमें रिफ़िल डल गई. ये मेरा हो गया कॉस्ट. तो ऐसे वो 3 रुपये का हुआ, 3 रुपये से वो मार्जिन लग के 5 रुपये का हुआ. वाउचर इज़ एन एविडेंस ऑफ
a business transaction, for example cash memo, invoice और bill receipt, debtor note, credit notes. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपका आ गया है, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वाउचर का वैसे कोई काम नहीं है अभी आपका. डिस्काउंट, इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स. वाउचर आप वैसे समझ लीजिए कि ये बिल्स रिसिट्स होते हैं, डेबिट नोट्स या क्रेडिट नोट्स होते हैं, या इनवॉइस बिल्स होते हैं. ये सब हमारे रिसिट्स जो होती हैं, ये सब हमारे वाउचर हो गए, वाउचर. ठीक है. डिस्काउंट, डिस्काउंट इज़ इन द, जो हमारा डिस्काउंट, तो देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, बचपन से बच्चे बच्चे बोलते आ रहे डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. डिस्काउंट होता क्या है? जो हमारे पैसे होते हैं उसमें कटौती, वो हमारा डिस्काउंट हो गया. अच्छा, डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लग जाता है. कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी लगता है जब हमारा बंदा कैश पे परचेज़ करेगा, सेल करेगा, यानी कि डायरेक्टली कैश पे ख़रीदेगा, नो क्रेडिट. ट्रेड डिस्काउंट सब पे लगता है. Trade discount, it is the reduction in the price by the seller to the purchaser of goods when they buy goods of certain quantity or value. ट्रेड डिस्काउंट वो हो गया जो, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट हो गया जो एक सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू पर सामान खरीदने पर हमारे को जो कुछ डिस्काउंट मिलता है. सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू sales. Trade discount, similarly purchases are recorded by the purchaser at net value. Purchasers ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते कभी बुक्स में. ट्रेड डिस्काउंट लगता है पर शो नहीं होता. कैश डिस्काउंट दिखता है. कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से बुक्स में बाकायदा लिखा जाता है. और ये कैश डिस्काउंट तभी आएगा जब हमारी कैश में एंट्री हो रही हो, पेमेंट हो रही हो, सॉरी एंट्री, पेमेंट हो रही हो. Bad debts, bad debt is the amount owed by to the business that is written off because it has become irrecoverable. यानी कि जो बैड डेट्स लेने वाला है वो इंसॉल्वेंट हो गया. बैलेंस शीट इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और वो जिस दिन होती है ना उसी दिन तक वैलिड होती है. ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे भी बैलेंस शीट को वैलिड मानोगे, नहीं. ये होता है बैलेंस शीट का फार्मूला, मतलब फॉर्मेट ऊपर लिखने वाला. बुक वैल्यू इट इज़ द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंस स्टेटमेंट. बुक वैल्यू वो हो गई जो हमारे जो गुड्स की जो बुक में वैल्यूज़ है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हो गई. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS. Cost is the indirect attributable to the production of goods sold or services rendered. Credit यानी कि credit is the right side of an account. If an account is to be credited, then the entry is to be posted to the credit side of the account. Debit, an account has two parties, debit and credit. Left side is the debit side while the right side is the credit side. If an account is to be debited, when the entry is posted to the debit side of the account, in such an event it is said that the account is debited. It has been derived from an Italian word debito. ठीक है. क्रेडिट यानी कि उधार, यानी कि प्लस. Credit is the right side of an account. If an account is to be credited, then the entry is posted on the credit side of the account. डेबिट में यानी कि लेफ़्ट साइड में.
Depreciation is the reduction in value. Fall in the value, reduction in the value. Entity. An entity means an economic unit which performs economic activities. For example, Reliance Industries, Bajaj Auto, Maruti, Tisco. A business entity means an enterprise is established in accordance with the law to engage in business activities. ठीक है, एंटिटीज़ यानी कि बिजनेस एंटिटीज़, यहाँ पे बिजनेस एंटिटीज़ की बात हुई है. ये आपका लास्ट पेज है. फिर इसमें इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वैसे इसमें अब कुछ रहा नहीं है. एंट्री. अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड. जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट रिकॉर्ड की जाती है तो उसको हम एंट्री बोलते हैं. सॉरी, माइक में एकदम से हाथ लग गया. 36. एंट्री का मैं दोबारा बता देता हूँ. एंट्री वो जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में चीज़ें रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो एंट्री होता है. इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया निकल गया किसी बंदे का तो वो इंसॉल्वेंट हो गया. जब कोर्ट उसे डिक्लेयर कर दे कि अब इसका दिवालिया निकल चुका है, इस पर कुछ नहीं रहा, इसका फटे हाल हो चुका है, इस बंदे के पास चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं है, तन ढकने को भी पैसा नहीं है, खाने के लाने लग गए, वो कहते हैं इंसॉल्वेंट. प्रोप्राइटर यानी कि ओनर. रिबेट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड. रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट है. जैसे कि कोई पैसा मुझे देना है, ठीक है, मुझे किसी को 10,000 रुपये देने हैं, लेकिन देने हैं वो 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक देने हैं. मैं 3 महीने में कभी भी दे सकता हूँ, लेकिन या मान लो 3 महीने बाद देने हैं मुझे. जब मेरा तीसरा महीना ख़त्म हो जाएगा पैसे लिए बेगा तो मुझे तब देने हैं, लेकिन मैं वो पहले मंथ में ही दे देता हूँ, तो फिर मुझे रिबेट मिल सकता है. उस बंदे से मैं मांग सकता हूँ रिबेट दे भाई, तो वो हो सकता है 10,000 में से थोड़ा सा रिबेट कम कर दे, यानी कि 25% कम कर दे, तो मुझे 7,500 ही देने पड़ेंगे. समझे. सॉल्वेंट इज़ द पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन द पोजीशन टू पे इट्स डेट्स. सिंपल बात. जो बंदा अपने उधारी चुका सकता है वो बंदा सॉल्वेंट है, जो नहीं चुका सकता वो इंसॉल्वेंट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स मैंने बताया था. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनीज़ के केस में, और बैलेंस शीट, ये सब मिलकर बनाती है हमारी फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इलस्ट्रेशन हम कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कह लो. अब वो कल हो या परसों हो मैं देख लूँगा. परसों नहीं, होपफुली मैं कल ही करूँगा क्योंकि परसों मुझे कहीं जाना है. तो थैंक यू क्लास. आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए. कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, या मेरा पर्सनल इंस्टा पे मैंने डाल रखा है अपनी पहली वीडियो में, तो आप उसे भी विज़िट करना. उस पे से आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे. कोई डाउट है पर्सनली मुझसे पूछ लीजिए. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू फॉर ऑल. थैंक यू ऑल. तो अब मैं भी जाके कुछ फ्रेश हो जाता हूँ. फ्रेश होके फिर थोड़ी देर सो लूँगा मैं भी. चलो बाय. थैंक्स क्लास.